अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। आज पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा फैसला आया है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उनमें काफ़ी तब्दीली वाक़या हो सकती है। वो बड़ा फैसला ये है कि 62(1)F की नई तशरीह कर दी गई है। उस हवाले से 7 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने एक फ़ैसला जारी किया है जिसके नतीजे में अब ता हयात नहली नहीं हो सकेगी। उससे पहले के फ़ैसले को ख़त्म कर दिया गया है। इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब, जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार तो हैं ही, लेकिन इनके साथ इनका जो है कानूनी और आइनी अमूर के ऊपर भी काफ़ी ग्रिप रखते हैं। चौधरी साहब, ये जो फैसला आया इसने तो बिल्कुल एक नई जो है सियासत में मेरा हलचल पैदा कर दी। अब तो इस फैसले से जो लोग नाअहल हुए थे वो अहल हो गए। हाँ, वो जो 62(1)F के तहत लोग नाअहल हुए थे ना। अच्छा, पहले ये बता दें ये फैसला है क्या, फिर ताकि आवाम को प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। ये इसका पस मंजर ये है कि 62(1)F के तहत जो लोग नाअहल होते हैं, जिसमें हम सादक और अमीन उर्फ़ आम में जी कहते कहा हैं, जाता है। हाँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई अदालत डिक्लेरेशन देती है इस बात का कि ये बंदा सादक और अमीन नहीं है तो वो नाअहल होगा। बस इतना लिखा हुआ, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कितनी देर के लिए नाअहल होगा। आइन के आर्टिकल 63 जो हैं उसके जो सब आर्टिकल्स हैं वो उसमें ये दिया हुआ है कि 5 साल तक उसकी नाअहली होगी। उसके बाद एक केस आया। अच्छा, इसमें भी तजादात हैं, मुख्तलिफ जो फैसले हैं अदालती फैसले हैं उनमें तजादात हैं। जैसे जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को नाअहल किया गया असासे छुपाने पे 62(1)F के तहत, लेकिन माजी में कुछ अर्सा पहले सर आजम नज़ीर तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ून। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आजम नज़ीर तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे साथ एक सईद चौधरी साहब भी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। सर ये फरमाइएगा कि इस फैसले की जो अदालत ने दिया है इसमें उन्होंने 62(1)F की तशरीह की है या वो सेक्शन जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में आपने ऐड किया था उसको उन्होंने वैलिड करार दिया है? बहुत शुक्रिया जी सईद चौधरी साहब, आपको भी सलाम। आपने अगर वो जो शॉर्ट ऑर्डर अभी जो मुझे मिला है वेबसाइट पे वो देखा है तो उन्होंने समीउल्लाह बलोच में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तशरीह की थी आइन की उस हद तक के 62(1)F में जो नाअहली है वो ताहयात होगी, उसको ओवर रूल किया उन्होंने। और ये 185 की प्रोसीडिंग थी, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। समीउल्लाह बलोच भी 185 में था और उन्होंने जहां तक ताल्लुक है सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम का, उन्होंने उसे ओपन छोड़ा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स नहीं है और किसी ने चैलेंज नहीं किया सेक्शन 232 को आज तक, तो हम उस पर राय नहीं देंगे। अलबत्ता उन्होंने ये कह दिया अपने फैसले में कि 62(1)F की जो प्रोविजन है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, यानी कि उस पर खुद ब खुद अमल नहीं हो जाता। ये भी नहीं कहती कि ये ताहयात नहली होगी इसमें। तो जो हमारा व्यू था सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच में 2018 में, वो दुरुस्त नहीं था और उसकी हम तस्दीक किए देते हैं मेजॉरिटी के साथ, और 6-1 से उन्होंने उसको दुरुस्त कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ एक ऐसी नाइंसाफी थी जो 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 मुस्तकिल मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के कानून का हिस्सा समझी जा रही थी। और 2 पार्लियामान ने उसे कानून साजी के जरिए दुरुस्त कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा और बरवक्त फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस थी जो कि कुछ वजूहात की बिना पे जिसे परागंदा किया गया था वो दुरुस्त भी कर दिया। सईद चौधरी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं सर। तारड़ साहब आपकी बात मानने के, तारड़ साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये एक दफा के लिए नाअहली डिक्लेयर किया उन्होंने या 5 साल के लिए ये नाअहली होगी अब, अगर 62(1)F के तहत को नाअहल होता है तो? मैं अर्ज करता हूँ, मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट की नजर में उन्होंने तो इसको ओपन छोड़ दिया पार्लियामान के लिए, और उन्होंने कहा भी है कि पार्लियामान इसके वक्त का तयन करेगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो एक वक्त के लिए होगी। लेकिन क्योंकि सेक्शन 232 तरमीम हो चुका है और उसमें 5 साल कह दिया गया है और उसको चैलेंज नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस को कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया, तो वो एक वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन है।
تو فار آل پریکٹیکل انٹینٹ پرپزز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستانی قانون کے تحت جب تک کہ پارلیمان اس میں مزید تبدیلی نہیں کرتی، یہ 5 سال کے لیے تصور ہوگی، اور آئندہ پارلیمان کو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کے لیے یہ اوپن چھوڑتے ہیں کہ پارلیمان اس کا طریقہ کار کے ڈیکلریشن کیسا ہو، کس طرح کا ہو، کتنی مدت کے لیے ہو، کس عدالت سے ہو، یہ سارے سوالات رائٹلی میرے خیال میں یہ اختیار پارلیمان کا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے پچھلے کیس میں بھی بہت اچھا فیصلہ دیا، جو سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کی جب معاملہ آیا اس کو چیلنج کیا گیا تھا، انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے جو پارلیمان کی بالادستی ہے قانون سازی کی اصول کو مانتے ہوئے انہوں نے اس کو اپروو کیا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، میں سیدھی بات اگر کروں تو ان کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور چوتھی بار وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، رکاوٹ تو پہلے بھی نہیں تھی ان کی راہ میں۔ ریٹرننگ آفیسرز نے ان کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ کی، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کو چیلنج نہیں کہیں سے کیا گیا، وہ ویلڈ الیکشن تھی۔ آج کے فیصلے نے میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز کی ونڈیکیشن کی ہے، اور اس بات کا یہ ثبوت ہے آج کا فیصلہ جو اس وقت شور بچا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ججمنٹ ہے، اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف نے پروسیڈنگ جوائن نہیں کی تھی۔ انہوں نے لسٹ میں ایک صفحے کا جواب داخل کرایا تھا کہ اس میں کسی تشریح کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ صاف خاکوانی کیس میں 7 نمبر بیچ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کچھ سوالات ہیں جو پارلیمان کو دیکھنے چاہیے، تو اس نے جوائن نہیں کر رہا کہ کہیں میری وجہ سے باقی بہت سے معصوم لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اینڈ آئی ریڈ آؤٹ دیٹ، یہ جو جواب تھا ان کا، یہ میں نے خود ان کے اٹارنی کے طور پہ پڑھا تھا کورٹ روم نمبر 1 میں، اور وہاں پہ کوئی ایسا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا آپ سیٹنگ پہ جوائن نہیں کرنا چاہتے اور آپ ساتھ میں یہ سارے بیانات بھی داغ رہے، اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف کے اس جواب کو جو 1 پیج کا تھا اس کو ججمنٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ چوہے صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سچو صاحب اب یہ فرمائیے کہ ایک شخص میاں نواز شریف کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ 3 بار کے پرائم منسٹر تھے، اس کا سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کو پناما میں سے اقامہ نکال کر نااہل کیا گیا۔ اب ان کو نااہلی کا ایک تھپا جو ان پر لگا اور سیاسی مخالفین نے اس کو خوب جو ہے اچھالا۔ سر وہ جو ایک سلسلہ چلا ایک ٹرائل کا، میڈیا ٹرائل کہہ لیں یا سوشل میڈیا ٹرائل کہہ لیں، اب وہ نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس نقصان کا ازالہ بظاہر ہمارے کنسٹیٹیوشن میں نہیں دیا گیا کہ کیسے ہوگا۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ بہرحال وہ جو دوران سماعت یہ والا جو کیس ہے، اس میں جو مسرت حلالی صاحبہ نے جو سوال اٹھایا تھا، جو آپ نے فرمایا کہ جناب جن ججوں نے یہ معیار مقرر کیا 62(1)(f) والا جو بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان ججوں کا اپنا معیار کیا ہے۔ تو وہاں وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ 62(1)(f) اور 62(3) جو ہے، 62 اور 63 یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ورنہ کوئی جج نہ بن سکتا۔ اچھا، اس میں جو فیصلہ تھا نا پناما اور اقامہ والا جو آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ججمنٹس ایسی آ چکی ہوئی ہیں جو اثاثے چھپانے میں لوگوں کو نااہل کیا گیا، وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا تھا ایک مرتبہ کے لیے، اور ایسی ججمنٹس بھی تھیں جن میں 62(1)(f) لگا دیتے تھے وہ اثاثے چھپانے میں، جیسے نواز شریف پہ لگایا تھا۔ عبدالحفیظ چیمہ صاحب ایک MNA تھے ان کے، اور ان کو نااہل قرار دے دیا تھا، جناب انہوں نے اپنی اہلیہ کے اثاثے چھپائے۔ کچھ دیر پہلے، یعنی اس ججمنٹ سے پہلے جو سمیع اللہ بلوچ والی ججمنٹ ہے اس سے پہلے، لیکن اس میں 62(1)(f) نہیں لگایا انہوں نے۔ وہ الیکشن ایکٹ کے تحت کوئی دفعات لگا کے ان کو، حالانکہ اس سے پہلے 62(1) والا معاملہ وہی سیم کیس، لیکن وہاں معیار کچھ اور مقرر کیے گئے، وہاں کچھ اور مقرر کیے گئے۔ اور پھر یہ جو تارڑ صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، تو تارڑ صاحب، بلکہ میں یاد دہانی کے لیے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، تو سمیع اللہ بلوچ والا جب کیس آیا تھا نا سامنے کہ 62(1)(f) کی تشریح کر دی جائے، تو اس میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ فریق نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی نوٹس جاری کر دیا تھا ان کو کہ جناب اگر آپ، کیونکہ آپ بھی اس سے متاثر ہوں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آ کے اپنا بیان کر دیں، جو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اعظم عزیز تارڑ صاحب ہی پیش ہوئے تھے،
اور بڑی نپے تلے انداز میں بڑی عدالت کا ڈیکورم اور جو تقدس ہے عدالت کا اس کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے بینچ پہ اعتراض کیا تھا. اور اعتراض کیسے کیا تھا کہ جناب میں فریق نہیں بننا چاہتا, لیکن اگر میں فریق بنتا تو سب سے پہلے بینچ کے 2 ججوں پر اعتراض کرتا. یعنی وہ جج جنہوں نے پاناما کیس والا فیصلہ دیا ہوا تھا وہی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر جو وہاں بات آئی ہے اس کیس میں, جو بادشاہ کیسرانی والا کیس ہے, اس میں جو یہ پتہ وہاں ظاہر پہلے وہ تھی, لیکن ریکارڈ پہ جو چیز آئی وہ یہ کہا گیا کہ جو ججمنٹ تھی نا سمیع اللہ بلوچ والی کہ تاحیات نہلی ہوگی اس سے مراد, وہ لکھی تھی مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے. اور پھر بعد میں فیصل وابڈا والا کیس آیا, اس میں الیکشن کمیشن نے انہیں حقائق چھپانے پہ کہ جناب میں امریکی شہری ہوں یا نہیں ہوں, وہ ایشو تھا اس میں, تو انہوں نے بتایا کہ میں نہیں شہری ہوں, لیکن وہ تھے شہری, تو انہوں نے بھی تاحیات نہل قرار دیا تھا. اور بعد میں پھر وہ بعد میں نہیں, بعد میں وہی عمر عطا بندیال صاحب ہی اس ججمنٹ کے رائٹر ہیں جس میں دوبارہ ان کو ریلیف مل گیا. انہیں کہا گیا کہ جناب وہ تو تاحیات نہلی تو ڈریکونین لا ہے. تو یہ جناب وہ ایک دفعہ کے لیے اب اس کیس کا جو اثرات ہیں سیاسی وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب, جیسا کہ تارڑ صاحب نے کہا کہ ان کے راہ میں پہلے بھی رکاوٹ کوئی نہیں تھی, کیونکہ آر او نے ان کے کاغذات جو ہیں وہ درست قرار دے دیے تھے اور منظور کر لیے تھے, لیکن پھر بھی مخالفین یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب نااہل ہیں. اب وہ کہنا بھی نہیں سکیں گے, کہہ بھی نہیں سکیں گے میرا مطلب ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے, جس کے بعد میاں نواز شریف اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ بھی اہل قرار پائے ہیں. اب بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور سینئر تجزیہ نگار جناب مبشر بخاری صاحب بھی ہوں گے, اور پاکستان میں سیاست کے اوپر مزید بات کی جائے گی. ٹیک اے بریک. کہ ہم اگر پارٹی ٹکٹ نہیں ملتا تو الیکشن نہیں لڑیں گے, یہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. تو یہ ہر پارٹی لیتی ہے, یہ ہر پارٹی لیتی ہے. انہوں نے میرا خیال پہلی مرتبہ لیا ہے, مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ لیا ہے. اب جو رولا چلا لاہور والا تھا ٹکٹوں والا, وہ میری کل بات ہوئی ہے ان کے ایک اہم شخصیت سے جو ٹکٹوں کے پارلیمانی بورڈ میں بھی شامل ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کل انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ آج ہونا تھی, لیکن وہ استحکام پارٹی. جی راجہ ریاض صاحب مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی بٹ صاحب. سر کیا حال چال ہے, آپ ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا شکر. آپ سر الیکشن کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا, فرسٹ کلاس. تو سر آپ کے جو ٹکٹس ہیں وہ فائنل ہو گئی؟ جی تقریباً ابھی اعلان نہیں ہوا, لیکن انشاءاللہ جلد 2-3 دن میں اعلان ہو جائے گا. سر یہ فرمائیے گا کہ میں نے یہ سوال پہلے سعید چوہدری صاحب سے بھی کیا تھا, اب آپ آ گئے تو میں آپ سے وہ سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو جو ہیں وہ پورے ملک میں اپنی عوام رابطہ مہم چلا رہے ہیں, یہ جو تحریک انصاف والے ہیں وہ اپنا پروپیگنڈا جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. میاں نواز شریف اور اس کی پارٹی کی جانب سے کوئی عوام رابطہ مہم ابھی تک کیوں نہیں چلائی جا سکی؟ سر بٹ صاحب, ایک تو پاکستان میں ٹکٹوں کے لیے سب سے زیادہ درخواستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس آئیں, اور ایک حلقے میں 14-15 درخواستیں تھیں, اور ہر آدمی کا میاں نواز شریف نے خود انٹرویو کیا. ایک لمبا پروسیجر تھا یہ, ٹکٹ دینا, ایم این اے ایم پی اے کا آپس میں ایڈجسٹمنٹ کرنا, یہ ایک بڑا لینتھی پروسیجر ہوتا ہے, اور آدھا الیکشن اس میں ہوتا ہے اگر آپ اچھا پینل بنا کے. ٹھیک بات ہے. تو وہ پروسیجر اب تقریباً مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب کا شیڈول انشاءاللہ 11 تاریخ کو آ جائے گا, اور 11 سے لے کے پھر 8 تاریخ تک 7 تاریخ تک انشاءاللہ پورے پاکستان میں جلسے ہوں گے مسلم لیگ, کیونکہ پھر ہمارا ان کا کوئی آفس ورک ختم ہو جائے گا, ٹکٹیں اناؤنس ہو جائیں گی, نشان سب کو مل جائے گا,
तो वो प्रेशर जो टिकटों का है वो सारा खत्म हो जाएगा, फिर मरला शुरू हो जाएगा जलसों का, जुलूसों का, रैलियों का। तो वो मरला इंशाल्लाह 13 तारीख से शुरू होगा और 6-7 तारीख तक वो मरला चलेगा और भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क में अपनी इंतखाबी मुहिम मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में चलाई। सर ये फरमाइएगा कि कहा ये जा रहा है, अब ये खबर आप कंफर्म कर दें या इसको रिजेक्ट कर दें कि आईपीपी के साथ एक जो है वो सीट एडजस्टमेंट के लिए बड़ा दबाव है, क्योंकि जाहिर है कि आईपीपी के जो दोस्त हैं मसलन अब्दुल अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, जब आप चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद के लिए इकट्ठे हो रहे थे तो कुछ शायद वायदे वईद किए गए थे, तो उस पर कोई एडजस्टमेंट का भी मसला है जिस वजह से मियाँ साहब के ऊपर काफ़ी दबाव, ये बात दुरुस्त है? हमारे तो जो वादे थे वो अल्लाह का शुक्र है कि सारे पूरे हो रहे हैं। जहाँ तक काम पाकिस्तान पार्टी का तल्लक है, उनके आपस में क्या वादे हुए हैं क्या, क्योंकि वो शामिल पार्टी बनी है अदम एतमाद के बाद, और अदम एतमाद के बाद ही उन्होंने अपना पार्टी बनाई। और अदम एतमाद में तो काम पार्टी का कोई उस वक्त ये पार्टी थी ही नहीं, तो अब वो उनके साथ क्या डीलिंग है वो सीनियर लीडरशिप को पता होगा, मुझे नहीं पता। जहाँ तक हम जो लोग जिन्होंने अदम एतमाद में एक अहम रोल अदा किया था, हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है कि जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं। और ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पूरे हाउस बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये इन लोगों से हमने वादे किए हुए हैं, मियां साहब आपकी इजाजत से, मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि आपकी इजाजत से हमने वादे किए हुए हैं और हमने वो वादे पूरे करने हैं। सर ये फरमाइएगा कि जो जिनके साथ वादे किए, जैसे आपके साथ वादा, इसी तरह नवाब शेर वसीर साहब के साथ वादा, इसी तरह और भी आपके साथ थी बहुत सारे, उनके साथ वादा था, उनको मियाँ साहब पूरा करते हैं, तो जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं वो फिर पार्टी डिसिप्लिन में रहेंगे, जो कि ज़ाहिर है आपकी पार्टी भी है मुस्लिम लीग नून, तो वो पार्टी डिसिप्लिन में रहेंगे या वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? क्या उम्मीद है आपको? नहीं इंशाल्लाह पार्टी डिसिप्लिन में रहेंगे, सारे पार्टी के लॉयल लोग हैं, हम भी पार्टी डिसिप्लिन में रहेंगे, वो भी पार्टी डिसिप्लिन में रहेंगे। जो पार्टी का फैसला होगा वो हम भी तस्लीम करेंगे, वो भी तस्लीम करेंगे। और दूसरी बात जहाँ तक है एडजस्टमेंट, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत बनने जा रही है, वफाक में हुकूमत बनने जा रही है, इसलिए पंजाब में कैसे हुकूमत बनने जा रही है ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करें। इसलिए कि एक तो महंगाई का एलिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी बात यह है कि आपके मुखालफीन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। आपकी साबका जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जबकि आपकी तरफ से अभी तक कोई बाहर निकला ही नहीं। देखिए मैं अभी भी हल्के से आया हूँ और अभी फिर हल्के में जाना लगा। हमारे तमाम उम्मीदवार जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम मुस्लिम लीग नून के चला रहे हैं। टिकटों का फैसला होने के बाद इसमें और तेजी आ जाएगी और हुकूमत इंशाल्लाह, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की है और वफाक में मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है। अच्छा ये बताइए कि जो लोग एडजस्ट नहीं होंगे टिकटों में, वो तमाम लोग बलदियाती इलेक्शन में और सेनेट में और बहुत सी और सीटों में बशीर होते हैं, इस तरह सारे लोग एडजस्ट हो जाएंगे। सर ये फरमाइएगा कि आपसे मुकाबला किसका है? मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पर पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, कौन सी पार्टी के साथ आपका मुकाबला होगा इलेक्शन में? मुकाबला मैं नहीं कह सकता, दूसरे नंबर पे पीटीआई आएगी। दूसरे नंबर पे पीटीआई आएगी, यानी पीपल्स पार्टी जो है आपके ख्याल में वो दूसरे नंबर पे नहीं आएगी? ये पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर नहीं आएगी? पीपल्स पार्टी तो बहुत पीछे है, पीपल्स पार्टी तो बहुत पीछे है, दूसरे नंबर पे पीटीआई आएगी। ये आप सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं या पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं सर? मैं पंजाब की बात कर। ओके, थैंक यू सो मच सर। जनाब सचिव साहब, वो जो बात हम कर रहे थे वहीं से मेरा ख्याल अगर कंटिन्यू कर लें ज़्यादा बेहतर है। इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग के साथ जो मामला चल रहे हैं, ये असल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले ये चाह रहे हैं कि उन्हें पहले तो ये माना 45 सबाई 25 कौमी टोटल जितने भी छोड़ के आए थे, 9 मई के बाद भी जो छोड़ के आए थे वो भी दे दें, वो भी दे दें। अब चंद एक सीटें
मिल जाएंगे। लाहौर में 2 सीटों का मेरी इतला के मुताबिक फाइनल हो गया है। 117 में अलीम खां को दे रहे हैं और 124 में ये दे रहे हैं ओन चौधरी को, ओके यानी कि एडजस्टमेंट, ओके। इस तरह एडजस्टमेंट, उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं देंगे। और जो लाहौर में इनका फड्डा था एयाज सादिक साहब का और रुहेल असगर साहब का, वो मेरी इतला के मुताबिक के जो हैं एयाज सादिक साहब 121 NA वाला जो मामला है, वो शायद कह लें आप अमलन कह लें दस्तबरदार होते हुए नज़र आ रहे हैं, और रुहेल असगर साहब को वो मामला। और अब जो ये इस्तेकाम पार्टी वाले ये कह रहे हैं, जो ताज़ा तरीन आखिरी जो इनके डायलॉग हुए हैं आपस में, कि जनाब हमें इतनी नशिस्तें चाहिए जिससे हमारी खसूसी जो मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन की, और वो भी मिल जाए साहब, उनमें से कुछ सीटें हमें मिल जाएं। और उसकी सबसे बड़ी जो वकील हैं जो उसकी वकालत कर रही हैं, वो हैं फिरदौस आशिक अवान साहबा, ओके। क्योंकि वो जनरल इलेक्शन में जीतने के ना ही उनका उस तरह हल्के में अब राब्ते हैं उनके, और ना ही कोई वहाँ जो सारे रिपोर्टें जो हमारे नुमाइंदगान भेजते हैं, मैं अपने अखबार की बात कर रहा हूँ, तो वो उनके मुताबिक उनका कोई इम्कान नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहबा की ये ख्वाहिश है, यानी जो सबसे ज़्यादा फड्डा डाला हुआ है ना, वो फिरदौस आशिक साहबा ने डाला हुआ है कि जनाब इनका पहला नंबर होगा। वो लिस्ट जो भेजते हैं मखसूस नशिस्तों वाली को, चलो 7-8 नशिस्तें जो जितनी नशिस्तों में भी 1-2 सीटें बनती हैं, इतनी नशिस्तों पे एडजस्टमेंट कर ली जाए। अब जो NA 155 लोधरा वाला मसला है, वहाँ सदीक वो जो क्या अब्दुर्रहमान कांजू साहब, वो ये कह रहे हैं कि सदीक बलोच को मैं लेके आया था इधर आपके पास। अब अगर आप उसको नहीं टिकट देते और वो आज़ाद खड़े हो जाते हैं, तो फिर मेरी भी मजबूरी होगी कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूं। इस तरह की कुछ बातें हैं। और फिर ये गुजरात वाला, अच्छा ये जो ज़्यादा अफवाह है ना कि टिकटों की तकसीम पे फड्डा, ये नून लीग के ज़राए से नहीं निकल रही खबर। ये जो मुझे खबर मिली है, ये इस्तेकाम पार्टी वाले जो है वो बता रहे हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि नून लीग में इन सीटों पे फड्डा है। इसका मतलब है कि इन सीटों वो सीटें मांग रहे हैं, ये जो ज़ाहिर है वो जो मांगते हैं, फिर उनको आगे से जवाब मिलता होगा, फिर वो हम तक पहुंचता है। और फिर इसी तरह खारियां में जाफर इकबाल वाले भी फड्डा पड़ गया हुआ है, वो कोई बड़ी भारी भरकम शख्सियत आ रही है उत्थे, ओदा मसला फिर नवाब शेर वसीर आपने बता ही दिया, और तलाल चौधरी वाला फड्डा चल रहा है। और नून लीग के अंदर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है ना, जो सब अब ये उसके अंदर, माफ़ी चाहता हूँ, उसके अंदर जो है ना वो तलाल के वोट ज़्यादा है, लेकिन फैसला मियाँ साहब ने करना है। ज़ाहिर है वो फैसला तो मियाँ साहब अपनी पार्टी का जो भी करेंगे उस सब के लिए काबिल कबूल होगा। मुबशर वार से ये बताइएगा कि जितने यानी मामलात इन्होंने बताए हैं अपना हमारे सैयद साहब ने, और जितने इस वक्त लेट होते जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये राजा रियाज साहब के मुताबिक वो 13 जनवरी से शायद वो जलसे करने के लिए निकलेंगे, 11 को शेड्यूल आ जाएगा, 13 से निकलेंगे, तो और शायद 6-7 फरवरी तक वो जलसे करते रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि लेट नहीं हो जाएंगे बहुत ज़्यादा अपना बयानिया बनाने में? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि सईद चौधरी साहब ने जो आपको सूरत हाल पेश की, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। इत्तफाक की बात है कि मेरी आज सुबह मुस्लिम लीग नवाज़ के एक साहब से बात हुई, तो उन्होंने ये फरमाया कि लाहौर की 2 सीट्स जो हैं वो सेक्रीफाइस की जा रही हैं, जो चौधरी साहब ने नाम लिया अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी के लिए। तो ऑफ कोर्स इसका रिएक्शन आएगा अब जब आप सरदार अयाज सादिक जैसे साहब को, जो कमिटेड भी रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को के लिए सेक्रीफाइसेस भी दी हैं, अब अगर उन्हें एडजस्ट करने का उनका हल्के आपने तमाम नहीं, सरदार अयाज साहब तो अभी भी फैसला साजी में बहुत तो लेकिन एक कलक तो होता है अंदर। तो लेकिन चौधरी साहब ने जो तस्वीर पेश की वो बिल्कुल ठीक है। राजा रियाज साहब का क्या शानदार उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा जी टिकट का फैसला 2-3 दिन में हो जाएगा। अब वो ये भूल गए हैं कि भाई टिकट जमा कराने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है, यानी सिर्फ कल का दिन है। 3 दिन बाद टिकट जो इशू होंगे 12 है, 2 दिन आगे कर दिए, 2 दिन आगे कर दिए। राजा रियाज साहब को आप इजी ले रहे हैं शाह जी, राजा रियाज साहब बहुत कैलकुलेटेड आदमी है। माय बैड के 10 जनवरी थी वो मेरे ज़हन में, वो एक्सटेंशन जो है वो लेकिन अब ये भी देखा जाए कि मतलब एक पार्टी इतना डिले कर रही है
दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी की स्पीड देखिए, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के अलबत्ता फाइनल अभी नहीं आए, क्योंकि एक वक्त में तो पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया था जी हमारे पास जब पहले इलेक्शन स्केड्यूल आया था कि 222 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो अभी तक हमें कम से कम वो 222 नज़र नहीं आए। लेकिन आपका सवाल, 15 जनवरी को मैनिफेस्टो आना है PMLN का, ठीक है, और वो मैनिफेस्टो को फिर आगे कन्वे भी करना है, और मेरा ख्याल है कि 15 जनवरी और यानी आपके पास 23 दिन, यानी 23 भी छोड़ें, 21 दिन बचते हैं, 3 वीक्स आपको मैनिफेस्टो कन्वे करने में। मेरा ख्याल है टाइम बहुत कम है, कितना को टाइट स्केड्यूल कर लेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के मामले में हमने माजी के इलेक्शंस में देखा कि हर हल्के के कैंडिडेट की ख्वाहिश ये होती है कि ये हमारे ज़ाहिर है हल्के कि वो में उनके हल्के तकरीर में करें। आए और वहाँ पर खिताब तो मियाँ करें। साहब के लिए बड़ा हेक्टिक होगा, और मेरी ज़ाती राय में मियाँ साहब के लिए इस वक्त जो है वो केयरफुल पोस्चर अडॉप्ट करना ज़रूरी है। चुनीदा हलकों में वो जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि उस जिस तरीके की भरपूर कैंपेन के लिए उनकी वापसी से पहले कहा जा रहा था वो नज़र नहीं आएगी। चलें, वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल इस पे भी बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक। साहब, ये ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, मैंने सवाल उनसे भी किया था और आपको मैं वही सवाल रिपीट करूंगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो बहुत अपना वर्क कर रही, जो भी उनका वर्क है आप उससे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन वो अपना एक वर्क तो कर रहे हैं ना। मुस्लिम लीग नून के कायद जितना लेट होते जा रहे हैं, आपके ख्याल में काफ़ी देर नहीं हो जाएगी? मेरा ख्याल है वो टिकटों वाला मामला, वो मैंने पहले भी अर्ज किया, उसमें उलझे हो गए, और फिर जो मियां नवाज शरीफ साहब है ना, उस तरह उनमें अपना पैगाम पहुंचा सकेंगे वो प्रॉपर? अपने पैगाम के लिए जो मंशूर की बात की जा रही है, 12 करोड़ से ज्यादा वोटर है, जहां तक पैगाम जाना है। 15 को मंशूर आ रहा है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक मंशूर किसी हद तक फाइनल हो गया हुआ है, और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने नारे बनाने होते हैं वो नारे बना रही हैं, नारे उस पर बनाए जा रहे हैं, और फिर बस अनाउंस होना बाकी। और उनकी ये कोशिश है कि रीजनेबल ऐसा मंशूर दिया जाए जो काबिल अमल हो, काबिल अमल हो। ये नहीं कि जनाब इतने करोड़ हम घर बना देंगे, इतने लाख नौकरियां दे देंगे, इतने करोड़ नौकरियां दे देंगे, इतने लाख घर बना देंगे। उस तरह का मंशूर वो नहीं देना चाहते, अनाउंस नहीं करना चाहते। और दूसरा, उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ के वापस आने से जब एक मोमेंटम बना था फौरी तौर पे, और मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा किया था, उसके बाद मियां साहब को कम से कम एक आध जलसा कहीं ना कहीं और करना चाहिए था। ये जो सियासी मुबस्सरीन है उनका ये ख्याल है कि उनके एक आध जलसा और करना चाहिए था। वो तो घर में बैठ गए, और सारी जो इस वक्त सियासत हो रही है नून लीग की, वो ड्राइंग रूम में हो रही है। बुज़ाहिर ये लग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि अमली काम कर रहे हैं, लेकिन बुज़ाहिर ये लग रहा है कि ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत सारे जो हैं वो फैसले किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में जब माहौल बनेगा, देखें ना बाकी जमातें जो है ना, PTI, वो उनका भी कोई सियासी कैंपेन नहीं है उस तरह। पीपल्स पार्टी की कैंपेन आपको पता क्यों नज़र आ रही है? सिंध में उनका मसला कोई नहीं है, वहाँ जरदारी साहब खड़े होकर बात कर दें किसी जगह पे, या नासिर शाह साहब को बात कर दें, खुर्शीद शाह साहब बात कर दें, वो खबर बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है TV चैनल्स की। और लाहौर में इसलिए नज़र आ रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब आज सुबह तक लाहौर में थे, शायद शाम को फिर वापस आ जाए। कल चले गए थे। हाँ ठीक है ना, हाँ वो उन्होंने जाना था, वो इलेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है। वो उसमें नहीं, उन्होंने जाना था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो जो उनके जो पूरा लाहौर है ना, जहाँ जितने भी जियाले जिनको हम कहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन, सारे उनके हल्के में जमा हो गए हुए, इसलिए कैंपेन नज़र आ रही है कि जनाब बड़ा वो सरगर्म है। और फिर दूसरा, उन्होंने मुल्क गिर मुहिम शुरू करनी है। अब एक हल्के में वो जितना कैंपेन कर सकते थे, ज़ाहिर उन्होंने लोगों से राब्ते करने थे, ये बताना था मैं आ गया हूँ। पर ना सब अवाम के अंदर वेलकम अच्छा मिला है। ये यार वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, जरदारी के बेटे हैं, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, तो उस ख़ानदान के साथ लोगों की एक अकीदत है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की। ये कोई ऐसी नहीं है कि जनाब लाहौर में वो पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई,
जनाब पीपल्स पार्टी सीट ना निकालना और चीज़ है, अकीदत होना है कोई बात। अकीदत और चीज़ है, वोटर होना और चीज़ है। कुछ लोग तो इसलिए भी दिल बर्दाश्ता होके बैठे हुए थे पीपल्स पार्टी के, किसी और तरफ निकल गए हुए थे कि जनाब यहाँ तो कैंडिडेट ये काबिल नहीं होता जो आता है कि उसको वोट दें, या कंपेन ही सही नहीं होती, या जो उम्मीदवार होता है उनकी पसंद का नहीं होता। इस तरह के मसाइल इनके साथ थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी के आने के साथ वो कहते हैं हाथी का पाँव में सबका पाँव, तो सारी जो ये कबाहतें थी ये मुझे तो 127 में ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। ये मैं दावा नहीं कर सकता, कोई भी दावा नहीं कर सकता कि ये जीत जाएंगे। जीत हार में आपके पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, आपके ख्याल में जीत हार मैटर नहीं करते? मैटर ही नहीं करती, उनका लाहौर से इलेक्शन लड़ना मैटर करता है। और उसका एक मैसेज है जो वो दे रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा जनाब बुखारी साहब कि बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 नकाती मंशूर जो है उसके 2-3 नकात तो मुझे वैसे याद हो गए हैं जितनी बार उन्होंने रिपीट किए हैं। ख़ास तौर पे 300 यूनिट फ्री वो कह रहे हैं बिजली हम देंगे, यानी जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेगा जो घर, उसको चार्ज नहीं किया जाएगा, उसको पैसे नहीं मिले यानी होंगे। ये बताइए कि वो ये पैसे पाकिस्तान की रियासत या हुकूमत कहाँ से अदा करेगी? 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक और भी तादाद मैं बता देता हूँ अगर जी, आप जी, बताएं। कहें तो। जी, जी। ये जनाब 2 करोड़ 99 लाख जो लोग हैं ये टोटल घरेलू सार्फिन है घरेलू पाकिस्तान सार्फिन, में। यानी कितने घराने हैं जो ये बिजली इस्तेमाल करते हैं। और 1 करोड़ 95 लाख जो सार्फिन है वो 300 तक 300 तक रहते हैं। यानी अब ये ये 70% लोगों को 70% जो खपत है बिजली ये की, आगे ये बताइए। अब ये कैसे शाह जी ये पूरा होगा? ये वैसे सवाल बड़ा जो है ना, नहीं, मैं इसका जवाब देखिए, ये तो- बिलावल साहब से पूछना चाहिए कि सर पैसे कितों दोगे ना? इसका जवाब ताज हैदर साहब ने मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में ही गालिबन देने की कोशिश की थी। और ये सवाल भी उन्हीं से बनता है क्योंकि जब आप मंशूर में कोई चीज़ शामिल करते हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए आइडियली, जो पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने ये किया होगा कि आप जब भी कोई प्रॉमिस करते हैं इस तरह का, उसके साथ आप एक प्लान भी अंडर कंसिडरेशन रखते हैं कि ये डूएबल है कि नहीं, वायबल है कि नहीं, प्लॉजिबल है कि नहीं। तो ये जवाब तो है उनसे तलब कीजिए। लेकिन एक इसका मेरे ज़हन में आता है कि चौधरी साहब शायद हमें एक्चुअली चौधरी पूछा कि आपके ख्याल में ये डूएबल है कि नहीं? मेरे ख्याल में इसलिए डूएबल है कि जब हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे देखते हैं वो भी इसी वीक इकोनॉमी से आज तक की तारीख में निकल रहे हैं, और वो भी मेरा ख्याल है करोड़ प्लस लोगों को, चौधरी साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक्स में आप बड़े मास्टर हैं, तो वो भी करोड़ प्लस लोगों को दिए जा रहे हैं। उसके बाद मजदूर किसान कार्ड, ये सेपरेट कार्ड्स का भी अनाउंस किया है, जिसका मतलब है कि एक और, तो उसके लिए कोई ना कोई जो है वो उन्होंने किया होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात थी जिसका जवाब है मैंने एक प्रोग्राम में ऐसे ही हंसते हुए दे दिया कि जनाब अली आप सोलर पैनल देंगे। अब सोलर पैनल तो सोल्यूशन है ना हमारे कौम का, तो उस पर बहुत हुआ कि इतना महंगा होता है। अगर आप सोलर पैनल के एस्टीमेट लगाएं तो 10 लाख रुपए का एक बड़ा शानदार सोलर पैनल तैयार हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है आपको, इंटरनेशनल डोनर्स को भी, और कुछ आपको। अगर मतलब है कि ये डूएबल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? डूएबल सोलर पैनल वाला ना, इसका एक और भी जो सजेशन है मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट जो दे चुके हुए हैं कि इसका फर्ज करें को 10 लाख वाला जो पैनल है उसमें कोई घर की सारी चीजें चल जुल जाती हैं। वो ये है कि बैंकों से लोन लेके, वो बैंकों से लोन लेके आप ले सकते हैं। और ये पॉलिसी जितना पहले बिल भी आता आई है, थी। ये हाँ, ये पॉलिसी हाँ। पहले भी आई थी सर, ये पॉलिसी नई नहीं है, ये पहले भी आई वो थी। मैं कह रहा हूं इकोनॉमिस्ट इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे वो हो फिर सकता बैंक है। जो हैं वो लोन देने से कतरा रहे थे, वो बहुत सारी गारंटीज हाँ, मांगते वो थे, बहुत उसका वो उस तरह से बैकअप नहीं किया गया। मैं एक्चुअली इसकी निटी किटी में नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन बहुत सारे आपके promise ख्याल में doable डूएबल है। अब ये बताइए बुखारी साहब कि NA 127 के अंदर बिलावल भुट्टो वर्सेस अता तारड़, अच्छा ये बताइए कि आपके देखिए- ख्याल में कौन सा कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है? देखिए परसेप्शन ये ज़हन में रखिएगा कि 1988 के बाद से पीपल्स पार्टी ये सीट कभी नहीं जीती। ये हल्का, चूंकि आपको पता है भट्ट साहब, इसको हमने कवर भी बड़ा वाइब्रेंटली किया और हम स्टूडेंट लाइफ में भी इस हल्के से मुंसलिक रहे समहाउ। तो मैंने अभी रिसेंटली इस हल्के में ज़रा लोगों से मेल मुलाकात की, चूँकि हमारा काम आपको पता है कि जहाँ पे फिगर हेड लड़ रहे हों तो उन पे ज़्यादा फोकस हो जाता है। बड़ी हैरान कुन बात थी
کہ کچھ لوگ جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے اور پچھلے الیکشن میں انہوں نے ووٹ نہیں کیا، یہ جو ہوا وہ اس دفعے ان کی مطلب میں آپ کو بڑا کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہوں کہ 60-70% لوگوں سے جب میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ بلاول الیکشن لڑ رہا ہے وی ول ووٹ فار ہم. یہ چینج میرے لیے سرپرائزنگ بھی تھی اور حیرت بھی تھی، خوشگواریت بھی تھی اس میں کہ سڈنلی تو جو وہ پرسیپشن ایک ڈیولپ کر دیا نا، لاہور ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا، پھر وہ قلعہ ختم ہوتا گیا یا کیا گیا واٹ ایور جو بھی آپ کہیں اسے، اور اس کے بعد ہمیں ایک یہ پرسیپشن ڈیولپ کر لیں گے نہیں اب یہاں پہ پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی جو ہے پیسمسٹک اپروچ ہے اور فگر ہیڈ لڑ رہے ہیں اور حلقے میں ریپل امپیکٹ ہے. آپ دیکھیں وہ مسیحی برادری کی طرف گئے، وہ جس طریقے سے انہیں ویلکم کیا گیا کیونکہ وہ ساری ظاہر ہے بلاول صاحب کو میں نے پہلے بتایا ان کو اچھا جو ہے اس کے علاوہ ان بستیوں کی ایک ہسٹری ہے نا، یا وہ ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کے ذریعے وہ آباد کاری ہوئی تھی، تو ایک تو ان پہ قرض ہے. لیکن جو میں نے وہ پوائنٹ آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ جو پیپلز پارٹی کے تھے اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے بلاول کے اناؤنسمنٹ اور وہاں پہ اپنے آپ کو فیلڈ کرنے کے بعد ان لوگوں میں 60-70% لوگوں میں نے میرا خیال ہے بخاری صاحب ابھی یہ بات نہ سچویشن جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں فی الحال تو ایسے ہی ہے، دکھائی دے رہا اس حلقے کی حد تک اگر میں بات کروں کہ بلکہ پورے لاہور میں اگر کسی جگہ پہ کوئی الیکشنز کا ماحول ہے تو وہ صرف NA-127 میں ابھی تک ہے، لیکن وہ صرف اس لیے ہے، وہ ابھی تک صرف اس لیے وہاں پر ہے بلاول کی سائڈ پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی ہی میدان میں وہاں پر. ابھی میاں نواز شریف گھر سے نہیں نکلے ہیں، ابھی وہ عوام کے اندر نہیں آئے ہیں، ابھی ان کا کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہوا. عطا تارڑ صاحب کے حوالے سے گفتگو ذرائع سے ہی آ رہی ہے نا، پکی بات تو تب ہوگی نا جب ٹکٹ آ جائے گا. تو ابھی جب تک وہ ٹکٹ فائنل نہیں ہوتا اس وقت تک عطا تارڑ صاحب ماحول بھی نہیں بن رہا. تو شاید اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھا تھا نا کہ ابھی کہ عطا تارڑ بمقابلہ بلاول، یہ عطا تارڑ بمقابلہ بلاول بھٹو نہیں ہے ایک بات، لیکن ساتھ ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ بمقابلہ پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے. بلاول کے یہ ڈھونڈے آپ، بلاول صاحب کے آنے سے بلاول صاحب کے مقابلے کا کینڈیڈیٹ تو کوئی نہیں ہے نا. وہ تو یا کسی پارٹی کا سربراہ ہے یا نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم ہو یا حمزہ ہو. تارڑ کا اور بلاول کا اس طرح مقابلہ نہیں ہے. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اس حلقے میں بظاہر اگر عام کینڈیڈیٹ ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہے. نون لیگ آگے ہے، نون لیگ بہت آگے، لیکن بلاول کے آنے سے یہ مقابلہ کئی جہتیں نہیں ہوتی جس کی اس کی کئی جہتیں نکل آئی ہیں. اچھا یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ویسے اگر یہ کہا جائے کہ یہ مقابلہ کس کے درمیان ہے NA-127 میں، تو یہ پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ نون نہیں ہے، یہ بلاول بھٹو ورسز مسلم لیگ نون ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں سیفلی، اس لیے کہ یہ حلقہ میں نے کہا 1990 سے لے کے آج تک جو ہے وہ آئے. ایک بار طاہر القادری صاحب اس میں کامیاب ہوئے تھے 2002 کے انتخابات میں. وہ یار 2002 والے معافی چاہتا ہوں بات کر رہا ہوں، اس وقت سب کو ایک جتنی بھی جماعتیں تھیں نا رجسٹرڈ، ایک ساہیوال کی جماعت رجسٹرڈ تھی، سب کے جو ہیڈ تھے ان کو ایک ایک سیٹیں دے دی تھی جی سب کے ایک ایک. چلیں وہ جو بھی اب آپ کہہ لیں، لیکن ریکارڈ کے اوپر تو سر ایسی بات ہے، میں تو وہ بات کروں گا جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، وہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ جو یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، وہ بتا گئے ہو گئے جانے والے مشرف صاحب. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہاں سے پھر نصیر بھٹا صاحب کامیاب ہوئے، پھر وہاں سے وحید عالم خان صاحب کامیاب ہوئے، پھر وہاں سے ملک پرویز صاحب کامیاب ہوئے، پھر شائستہ پرویز ملک صاحبہ کامیاب ہوئی. تو میں نے یہ سارے جتنے لوگ گنوائے ہیں کامیابی والی، یہ سارے مسلم لیگ نون کے تھے. اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے کہ لاہور کے اندر یا کم از کم یہ جو پوری بیلٹ ہے اس میں یا میاں نواز شریف کا ووٹ ہے یا میاں نواز شریف کے مخالف ووٹ ہے. اب میاں نواز شریف کے حق والے جو ہیں، یعنی میاں نواز شریف کے جو حمایتی ووٹر ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. اب یہ کس حد تک آگے بات چلے گی نہیں چلے گی، یہ اب 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا اس میں پتہ چلے گا. لیکن فیصلہ جو ہے باہر پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، اور 8 فروری کو انتخاب ہے، اس میں اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. اللہ نگہبان.